ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक जितनी क्लासेस हमने करी हैं उसमें हमने डिजिटल इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को इंटरफेस करना सीख लिया। अच्छा, मेरी स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ आ रही है? Yes, sir. सर गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो हमने आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस को इंटरफेस करना सीखा था। ये अभी आपको मैं जो स्लाइड दिखा रहा हूँ ये कुछ हमारे पुराने टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ करना भी सीख लिया था। उसमें किस तरह से डिफरेंट कैरेक्टर डिस्प्ले करने थे और फंक्शंस को यूज़ करके किस तरह से कर सकते हैं। देन स्विचेस को यूज़ करके हम किस तरह से उसमें चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, देन हमने सीरियल मॉनिटर के बारे में देखा था कि हम अपनी पीसी के साथ आर्डिनो के बिटवीन में, दोनों के बीच में हम डाटा किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर है वो भी आर्डिनो को डाटा सेंड कर सकता है और हमारा आर्डिनो भी कंप्यूटर को डाटा सेंड कर सकता है सीरियल मॉनिटर के थ्रू। ठीक, और उसके बाद हमने करा था प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में मैं आपको वेरिएबल्स बता रहा था। ठीक, तो ये जो वेरिएबल्स होते हैं असल में होता क्या है कि वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन इन अ मेमोरी वेयर अ प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट द डाटा। ठीक है, दिस लोकेशन इज यूज्ड टू होल्ड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जैसे हम कहते हैं ना इंट ए इज इक्वल टू 5। तो एक वेरिएबल एक मेमोरी में लोकेशन होती है जो क्या करता है, एक वैल्यू को होल्ड करता है। ठीक है, जैसे ए यहाँ पर एक नाम है, वो हमारी एक मेमोरी में लोकेशन होगी और वो जो लोकेशन है वो क्या करेगी, एक वैल्यू होल्ड करेगी जो हम उसको असाइन करेंगे और इसको इसी पर्टिकुलर वैल्यू को हम बाद में मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब क्या है कि हम इस वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस इस मेमोरी के ऊपर हम कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ सी वेरिएबल में गेट चेंज इन द प्रोग्राम। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या है कि वैल्यू चेंज हो सकती है। अगर मैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 लिखूँ तो ए की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू चेंज हो सकती है। And then variable might be belonging to any data type like int, float, char, etc. ठीक है, int मतलब इंटीजर के लिए, float मतलब डेसिमल के लिए, कैरेक्टर मीन्स जहाँ पे हमें कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करना, जैसे ए बी सी डी। ठीक, तो सिंटेक्स किस तरह से हमारे पास था, डाटा टाइप हम लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल में आ गया इंट ए, डाटा टाइप आ गया इंटीजर टाइप, वेरिएबल का नाम आ गया। सो दो टाइप के वेरिएबल्स रहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल्स। ये एक बार मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन करा था ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स के बारे में, थोड़ी सी चीज को देख लेते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि आप उसको थ्रू आउट द प्रोग्राम यूज कर सकते हो। तो हम प्रेफर करते हैं कि कोई भी वेरिएबल अगर हम वॉइड सेटअप की अगर ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है, ब्रैकेट क्लोज हो रही है, इसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे, देन वॉइड लूप, यहाँ के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कोई वेरिएबल वॉइड लूप में डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इंट c इज इक्वल टू 5, तो ये कौन सा वेरिएबल हुआ, ये हमारा लोकल वेरिएबल हुआ, क्योंकि सिर्फ इसको सिर्फ मैं इसके अंदर ही यूज कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ इंट a इज इक्वल टू 9, उस वेरिएबल को मैं वॉइड में भी यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, फंक्शन में भी यूज कर सकता हूँ, ग्लोबली कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। तो इस टाइप के वेरिएबल्स को कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। देन डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमने स्टार्ट करी थी। सबसे पहले हमने इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट करा था, देन इफ एल्स, देन नेस्टेड इफ। अभी हमने इफ और इफ एल्स चीज चेक कर ली है, अब ये नेस्टेड इफ क्या है वो चीज चेक करेंगे। तो इफ का सिंटेक्स किस तरह से था कि हम इफ लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आएगी और यहाँ पर हमारे पास कोड और टास्क जो हम पर्टिकुलर कंडीशन पे काम करवाना चाहते हैं वो हम इसके अंदर लिखते हैं। इफ एल्स की अगर बात करें तो हमारे पास किस तरह से रहता है, हम इफ लिखते हैं, वहां पर हम कोई कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन के बाद यहाँ पर टास्क लिखेंगे कि हमने काम क्या करवाना है, लाइट ऑन करनी है, ऑफ करनी है, कोई चीज डिस्प्ले करनी है, उस तरह के टास्क हम क्या करेंगे इसके अंदर लिखेंगे। एंड देन एल्स की बात करें, एल्स में हम जो चीज इफ में नहीं है उसके अलावा कोई भी अगर चीज होगी, कोई भी कंडीशन होगी, तो क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। सो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास इफ एल्स के अंदर
इसे थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन किया करो। ओके, डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास इफ एल्स में सबसे पहले हमारे पास आता है इफ, देन इफ एल्स इफ। ठीक है, देखो इफ हमारे पास बिल्कुल सिंपल थी, सिंगल कंडीशन। इफ एल्स में क्या है, अगर हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ये ट्रू होगी और इसको छोड़ के अगर कोई भी कंडीशन होगी तो हमारे पास ये वाला टास्क कंप्लीट होगा। अब इफ एल्स इफ में क्या होता है, एक बार आपने इफ लिख दिया, अगली बार एल्स इफ लिखते रहो, जितनी बार आपको एल्स इफ चाहिए, देन आप क्या करोगे, लास्ट में एल्स कर दोगे अगर इस चीज को छोड़ के कोई भी टास्क होता है। ओके, अब बात आती है नेस्टेड इफ की। देखो नेस्टेड इफ को थोड़ा सा ध्यान से देखना, किस तरह से। पहले हम एक इफ लिखते हैं, यहाँ पे हमारी इफ स्टार्ट हुई, करली ब्रैकेट स्टार्ट करी, और ये जो करली ब्रैकेट है ये यहाँ पर करली ब्रैकेट क्लोज करी हुई है। इस इफ कंडीशन के अंदर हमने एक इफ कंडीशन और लगाई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपको मैंने एक रूम में भेजा, ठीक है, ये आपके घर का रूम है, और मैंने कहा कि अगर दरवाजा खुला होगा तो आपने रूम के अंदर जाके लाइट को ऑन करना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास कहां से आएगी, एक मिनट में भी मैं बात करता हूं आपसे। ये बोलो एमडी क्या होता है। ओके, सो हम डिस्कस कर रहे थे। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। सर हाँ जी बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। पहले माइक अनम्यूट कीजिए फिर बात कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ा सा जल्दी जल्दी में चीजें नहीं पहुंच पा रही मेरे पास। कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। ओके, सो मैं आपको कह रहा था नेस्टेड इफ। तो टास्क क्या है, आपको एक टास्क दिया गया कि आप एक रूम में जाओ, ठीक है, अगर दरवाजा खुला होगा तो उसके रूम के अंदर जाके लाइट ऑन कर दो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ डोर इज इक्वल टू ओपन, और कंडीशन क्या आएगी, अगर स्विच आपका ऑफ है तो उसको ऑन कर दोगे। ठीक है, अब अगर मानो डोर आपका ओपन है ही नहीं तो आप लाइट तो ऑन है ऑफ है वो तो बाद की बात है। उसका मतलब कहता है नेस्टेड इफ का कि आप पहले एक कंडीशन को ट्रू करोगे, अगर वो ट्रू होगी तो उसके बाद आप उसके अंदर जाके काम कर सकते हो। अगर इस एग्जांपल को डिफिकल्ट लग रहा है तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर जैसे आप फेसबुक में यूजर नेम और पासवर्ड पुट करते हो, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपके पास रहता है। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही थी। बाकी सब लोगों को सही आ रही है। अब एक सही बार आ गई जी, अब सही आ गई। ओके ओके, ठीक ठीक, हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि अगर आपके पास फेसबुक का पासवर्ड आप लॉगिन करते हो, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो वो सबसे पहले ये चेक करता है कि अगर सर आप, तो फिर दोबारा करना ये हाँ जी, दरवाजे वाला दरवाजे वाला रूम वाला फिर से बताऊं। तो फिर दोबारा करना ये रूम वाले। मैं नहीं समझ पाया आपने क्या यस सर। अच्छा फिर से बताता हूँ, ठीक है, ओके ठीक रूम वाला जो आपने एग्जांपल दिया सर, ये दोबारा बताना एक मिनट। है। हाँ जी, मैं ठीक है बता रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल ये है कि हमें नेस्टेड इफ के बारे में पता करना है। तो उसका मतलब क्या होता है, इफ यहाँ पर आपकी कंडीशन 1 आएगी, देन आप कुछ काम करवाओगे, और एक इफ के अंदर आप एक और इफ यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन नंबर 2 मान लेते हैं और उसके अंदर भी कोई टास्क करवाओगे। ओके, और
इस इफ का जो एल्स आएगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर आप इस इफ का एल्स लिखना चाहते हो तो इसी इफ के अंदर आप एल्स लिखोगे, ठीक है। इसको कहते हैं इफ के अंदर इफ। तो यूज कहां पर होती है ये, इसमें तब यूज होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ कंडीशंस होती हैं और अगली कंडीशन प्रीवियस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। इस तरह से बहुत सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ये आपका यूजर नेम है और ये आपका पासवर्ड है फेसबुक का, ठीक। तो मानो आपने यूजर नेम गलत डाल दिया, आपका यूजर नेम था ABC और आपने डाल दिया यूजर नेम ABCD। पासवर्ड आपका मान लेते हैं 123 था, तो आपने पासवर्ड 123 ही उसमें पुट करा। तो सबसे पहले क्या होगा, एक इफ लगी होगी, इफ यूजर नेम इज इक्वल टू ABC, ठीक है। तो इस तरह से ब्रैकेट लगी होगी और यहां पर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अगर यूजर नेम आपका ABC है देन आप ये करो एल्स। एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स में हम लिख देंगे यूजर नेम इनकरेक्ट, ठीक है। यूजर नेम आपका इनकरेक्ट है क्योंकि आपने ABCD पुट करा, बट आपका जो फेसबुक की जो कंपनी है वो क्या चेक करेगी, अगर आपने यूजर नेम ABC पुट करा हुआ है तब आपका वो क्या करेगी, पासवर्ड चेक करेगी। इफ PSW इज इक्वल टू 123, ठीक है, देन आप लॉग इन कर पाओगे, ठीक। अब देखो यहां से अगर आपका यूजर नेम ही गलत है तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं हुई, तो मतलब ये चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो सीधा जंप कहां चली जाएगी, हमारा जो फेसबुक का जो कोड होगा वो यहाँ पर जंप कर जाएगा। वो क्या कहेगा, वो आपको मैसेज दे देगा यूजर नेम इज इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि आपने यूजर नेम ही गलत डाला। आपका यूजर नेम क्या था, ABC था, बट आपने क्या करा, यूजर नेम तो सही डाला बट आपने क्या करा, यहाँ पे पासवर्ड 123 डाल दिया। आपका पासवर्ड 123 था, तब क्या होगा, आपने जब यूजर नेम तो ओके करा, अब आपका कोड इस इफ के अंदर आ गया, ठीक है। अब इस इफ के अंदर भी हमने एल्स लगाई होगी, एल्स में हम लिख देंगे यूजर पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ये तो पासवर्ड इज इनकरेक्ट करके वो आपको लॉग इन नहीं करने देगा, आपको यहां तक पहुंचना होता है। तो मैंने वही एग्जांपल आपको एक डोर और एक सिंपल से दिया था, किस तरह से, मानो ये एक रूम है, यहाँ पे डोर है, ये ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है। मैंने आपको कहा कि अगर आप वहां उस रूम में जाना, अगर डोर ओपन होगा अंदर जाके लाइट को ऑन कर देना, ठीक है। आप वहां पर गए, आपने देखा डोर तो बंद था, तो क्या आप लाइट को ऑन कर सकते हो बिना डोर ओपन किए, नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने डायरेक्ट डोर देखा, डोर तो ओपन नहीं था, तो आप क्या करेंगे, सीधा एल्स में चले गए कि लाइट ऑन नहीं हो सकती। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ के अंदर नेस्टेड इफ यूज कर सकते हैं, जिसे कहते हैं नेस्ट, इसको इस चीज को कहते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ को यूज करना, ओके। हम इसके ऊपर एक नए एक या दो एप्लीकेशंस करेंगे बाद में, जिसमें आपको नेस्टेड इफ का पता लग जाएगा कि किस तरह से हम कर सकते हैं, ओके। देन हमारे पास एक स्विच और केस स्टेटमेंट आती है, स्विच केस स्टेटमेंट हम इसके बाद में करेंगे, ठीक, तब थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी हम नेस्टेड इफ तक रहते हैं। देन अब हमारे पास आती हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। देखो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ लो, चाहे सी कर लो, C++ कर लो, पाइथन कर लो, जावा कर लो, ये सारी चीजें सेम रहती हैं। वहां पर भी आपको इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ, स्विच स्टेटमेंट, ये सारी चीजें वहां पर भी मिलेंगी। लूप कंट्रोल, फॉर लूप, व्हाइल लूप वहां पर भी मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉर लूप की। तो फॉर लूप काम किस तरह से करती है और ये लूप कब हम यूज करते हैं। पहले सबसे पहले व्हाइल लूप बता देता हूँ आपको। जैसे आप अपने कोड में लिखते थे ना वॉइड लूप, ये जो वॉइड लूप लिखते थे वॉइड सेटअप के बाद, तो ये लूप कितने टाइम के लिए चलती थी, ये हमेशा चलती रहती है। हाँ जी, एनी स्टूडेंट, जो हमारी वॉइड लूप है क्या वो हमेशा चलती रहती है। यस सर। उसी तरह से हमारे पास जो व्हाइल लूप होती है वो भी इन्फिनाइट लूप है, ठीक है। उसका सिंटैक्स किस तरह से रहता है, व्हाइल, जहां पर आप कंडीशन दोगे और जो भी उसके अंदर का जो टास्क होगा वो हमेशा के लिए होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टिंकर कैड ओपन कर लेते हैं।
सो आज हम करने वाले हैं सबसे पहले टेस्ट व्हाइल लूप। ये देखो, एक हमारे पास जो वॉइड लूप है वो भी कुछ इसी तरह की लूप होती है, बट व्हाइल लूप में हमारे पास क्या होता है, व्हाइल लूप में हमारे पास कंडीशन होती है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल ले लेता हूँ, इन a, b, c, d। मैंने 4 मैंने वेरिएबल्स ले लिए। देन वॉइड सेटअप में मैं कोई आउटपुट पिन यूज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ सीरियल मॉनिटर यूज करूँगा। तो मैं यहाँ पर सीरियल मॉनिटर को ऑन कर दूंगा, serial डॉट बिगिन 9600। ओके, देन हम बात करेंगे सीरियल बिगिन 9600 के बाद अगर मानो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट आई एम इन लूप। ओके, और मैं डिले दे देता हूँ इस चीज को कितने सेकंड के, 100 मिली सेकंड। ठीक है, कोड को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे सीरियल मॉनिटर पे दिखेगा आई एम इन लूप लिखा हुआ। यहाँ पर सीरियल प्रिंट एलएन यूज करते हैं, लाइन ब्रेक हो जाएगी और ये नीचे को टेक्स्ट हमें दिखेगा। ये देखो आ रहा है आई एम इन लूप। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ, अभी हमारा जो कोड है वो इस वर्ड लूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाइल किस तरह से काम करती है। देखो व्हाइल का सिंटैक्स किस तरह से मिलता है यार, WHIL या व्हाइल लिखोगे, उसका कलर चेंज हो गया, ब्रैकेट्स लगाओगे जैसे इफ के आगे लगाते थे, और यहाँ पर कंडीशन दोगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कंडीशन ले लेता हूँ, मैं डी की वैल्यू को कर देता हूँ d इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, मैं डी और सबकी वैल्यू दे देता हूँ कुछ ना कुछ 0, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0। देखो a की वैल्यू 0 है, b की 0 है, c की 0 है, d की 5 है। ठीक है, अब मैं मानो यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने व्हाइल लिखा। अब यहाँ से हम, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट एलन नाउ आई एम इन व्हाइल इनफाइनाइट लूप। ओके, अब मैं कोड को रन करूंगा तो हम चेक करते हैं कि हमारा कोड जो है वो कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि मैंने सेमीकोलन यूज नहीं करा। ओके डन, अब यूज कर लिया। अब देखो हमारा कोड अभी कहाँ पर है, वो अभी भी कहाँ पर है, वर्ड लूप में ही है, आई एम इन लूप। वो इस चीज को अभी प्रिंट नहीं कर रहा। क्यों नहीं प्रिंट कर रहा, क्योंकि वो इस व्हाइल वन के अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर आगे जो कंडीशन हमने लिखी है, ए की असल में वैल्यू क्या है, 0 है, बट मैंने तो 5 लिखी है, तो कंडीशन मतलब ट्रू नहीं है हमारी। ठीक है, अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक वो व्हाइल के अंदर नहीं जाएगा। जैसे इफ वाला केस था, जब तक इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है वो इफ के अंदर के सिंटैक्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो मैं स्टॉप सिमुलेशन करता हूँ, और यहाँ पे मैं अब ए की जगह डी लिख देता हूँ। तो डी की वैल्यू 5 है। अब ये क्या करना चाहिए, इसको इसके अंदर जाना चाहिए। मैं क्लियर करता हूँ सारी चीजों को। स्टार्ट सिमुलेशन करा, स्टॉप करा मैंने। अब यहाँ शुरू से देखो, जैसे ही मेरा कोड चलना स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले वॉइड लूप के अंदर आया। ठीक है, उसके बाद उसको कहा गया कि सीरियली प्रिंट करो आई एम इन लूप, तो उसने आई एम इन लूप प्रिंट कर दिया। उसके बाद उसने डिले ली 100 मिली सेकंड की, 100 मिली सेकंड की डिले भी कर ली। उसके बाद उसको कहा गया कि ये चेक कर कि व्हाइल की वैल्यू, व्हाइल में क्या डी की वैल्यू 5 है, तो हमें पता है कि डी की वैल्यू हमने 5 सेट की थी। अगर ये चीज है तो वो व्हाइल लूप में आ गया। अब देखो जब तक ये वैल्यू, अब क्या हो गई, व्हाइल लूप क्या होगी, इनफाइनाइट लूप है। अब ये ऑटोमेटिकली इसी लूप में रह रहा है। अब देखो इससे बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, सर जो आई एम लूप ये एक बार प्रिंट क्यों है, ज्यादा बार क्यों नहीं हुआ प्रिंट ये? क्योंकि देखो जैसे व्हाइल लूप है ना, वो इनफाइनाइट लूप है। अगर कोई चीज इसके अंदर आ गई एक बार, ठीक है, वो बाहर नहीं जाएगी। वो भी ओके सर। वो खुद से एक इनफाइनाइट लूप है।
ओके। अब मानो मैं ऐसा चाहता हूं, मैं एक ऐसा कोड बनाना चाह रहा हूं कि मैं 1 से लेके 10 तक वैल्यूज प्रिंट करूं। आपको कहा जाता है कि आप ऐसा करो, अपने आर्डिनो को यूज करके सीरियल मॉनिटर पर 1 से लेके 10 तक वैल्यूज प्रिंट करो। ठीक है, तो आप किस तरह से करोगे, मैं उसको व्हाइल से करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, अगर मानो मैं बिना व्हाइल के यूज कर रहा हूं तो क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू a प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, समझ आ गया कि a में ही a की वैल्यू प्लस होगी, वो एक एक से इंक्रीमेंट होता चलेगा। तो अब मैं यहाँ पे कर दूंगा सीरियल डॉट प्रिंट a। ठीक है, डिले मैं एक बार ही दूंगा, यहाँ पर डिले दे देते हैं हम 1000 की। ठीक है, और ये वाली डिले हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो, स्टार्ट सिमुलेशन करी मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये लूप चलती रहेगी क्योंकि इनफिनाइट लूप है। ठीक है, ये कभी रुकेगी नहीं जब तक मैं पावर सप्लाई बंद नहीं करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना। ये भी ठीक है, तो ये लूप अभी भी चल रही है। ठीक है, तो मुझे इस चीज को अब स्टॉप करना है कि ये चीज स्टॉप कैसे करूंगा। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पर एक व्हाइल लूप बनाऊंगा, व्हाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं व्हाइल 1 लिख देता हूँ, 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखना क्या होगा, मैंने क्या करा, सिर्फ एक व्हाइल यूज करी और 1 इज इक्वल टू 1 होता है, वैल्यू ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो व्हाइल 1 के अंदर जाएगा। आई एम इन लूप के बाद अब वो इस व्हाइल के अंदर आ गया, वो इससे बाहर नहीं जा रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मानो मुझे कभी इस चीज को स्टॉप करना है तो मैं यूज करूंगा ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक के साथ साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, अगर आप इस फाइल से आपको बाहर आना है तो आप क्या करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करोगे। चेक करते हैं कि क्या ये बाहर आ रहा है। अब देखो इस लूप से बाहर आ रहा है ना, ब्रेक करने के बाद वो इस लूप से बाहर आके इस चीज को भी प्रिंट कर रहा है। बट वो अलग बात है कि अब वॉइड लूप उसको कह रही कि वापस उसी चीज को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर। ठीक है, तो व्हाइल खुद से एक इनफिनाइट लूप है और उससे अगर आपको बाहर आना है तो आप ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मेरा टास्क क्या था, मेरा टास्क ये था कि मुझे 10 तक वैल्यू प्रिंट करनी थी और उसके आगे वैल्यू प्रिंट नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक बनाता हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब देखो फाइल के अंदर मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 10, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट क्लोज करो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास a की वैल्यू 10 हो जाता है, इसके अंदर मैं सिर्फ फाइल की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास फाइल है, फाइल यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर खत्म हो रही है। मैंने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मैंने लिखा कि इफ a इज इक्वल टू 10 देन ब्रेक। ठीक है, वो ब्रेक कर जाएगा। स्टार्ट सिमुलेशन करके देखते हैं। 4 5 6
ब्रेक कर चुका है बट इसने वैल्यू रीसेंट नहीं करी, माय मिस्टेक। मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक के साथ में देखो ये ब्रेक तो हुआ बट आपको लगा कि वो ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि जब हम ब्रेक कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ए की वैल्यू को 0 भी करना है। ठीक है, ए की वैल्यू को मैंने 0 कर दिया, वेरिएबल है मैं चेंज कर सकता हूँ। अब देखना ये 10 के बाद ऑटोमेटिकली ब्रेक करेगा। 4 5 6 7 9 10। ठीक है, अब फिर से 1 से स्टार्ट होगा। तो मैंने 1 से 10 लिखना सीख लिया कि हम 1 से 10 किस तरह से लिख सकते हैं और किस तरह से हम इस जो हमारे पास व्हाइल है उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो आप ऐसा चाह रहे थे कि कोई टास्क आपका बहुत सारे टाइम के लिए, मल्टीपल टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो या ऑटोमेटिकली ही मल्टीपल टाइम के लिए एग्जीक्यूट होता रहे जब तक आप उसको कोई अलग से इनपुट नहीं देते। ठीक है, तो हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाइल को यूज़ करने का समझ आएगी, व्हाइल किस तरह से यूज़ करनी है। कोई डाउट? सिंटैक्स तो पता लग गया। जब मैं इसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट करवाऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा यस सर। पर्पस क्या है। तो देखो ये थी बात व्हाइल लूप। हमारे पास एक इनफिनाइट लूप है और अगर उसको हमें ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेक यूज़ करना पड़ता है। बट उससे भी सिंपल हमारे पास एक फॉर लूप है। फॉर लूप किस तरह की लूप है, फॉर लूप हमारे पास ये सिंटैक्स है हमारे पास फॉर लूप के लिए। और फॉर लूप का देखो सबसे पहले कि फॉर लूप का बेनिफिट क्या है। फॉर लूप का बेनिफिट ये है कि इसमें हम खुद बता सकते हैं कि कौन सा टास्क कितने टाइम के लिए करना है। मानो मैं चाहता हूं कि 10 बार कोई एलईडी ब्लिंक करे, ठीक है, 10 टाइम्स, तो मैं क्या करूंगा, फॉर लूप में कुछ इस तरह से लिखूंगा, फॉर आई इज इक्वल टू 0, ये होता है इनिशियल कंडीशन, जिसे कह सकते हैं स्टार्ट कंडीशन क्या होगी, i इज लेस देन 10, इसका मतलब क्या हुआ, एंड वाली कंडीशन, लास्ट कंडीशन क्या होगी, और i प्लस प्लस का मतलब है कि इंक्रीमेंट कैसे होगा। मैं यहां पर करके दिखाता हूं किस तरह से ये चीज होगी। अब हम बात कर रहे हैं फॉर लूप। सो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है स्टार्ट, एंड कंडीशन, देन या तो आप इंक्रीमेंट करोगे या तो डिक्रीमेंट करोगे। ठीक है, और उसी तरह से करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट क्लोज। अब इस चीज को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल में इसको हम किस तरह से लिखेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेंगे जिसमें हम लिखेंगे फॉर, मैं ए वेरिएबल ले लेता हूँ, ए या बी ले लेते हैं, सी लेते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे आई, अगर इन लेट्स सपोज हम आई ले लेते हैं, आई इज इक्वल टू 0, ये उसी होगी पहली कंडीशन। लास्ट कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन 10, देन फाइनल कंडीशन क्या आ जाएगी, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब है कि जितनी बार भी फॉर लूप चलेगी एक वैल्यू को प्लस करना है आई की। तो आई की सबसे पहले वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया कि आई की इनिशियल वैल्यू हम ले रहे हैं 0। ठीक है, एक बार जब इसकी कंडीशन 0 होगी तो यहां पर मानो मैंने लिखा हुआ है कि एलईडी को आप ऑन करो या किसी मोटर को चलाओ, या हम क्या करते हैं एक वेरिएबल ले लेते हैं ए नाम का, जिसको मैंने ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करा था। ठीक है, तो यहां पे देखो जब आई की वैल्यू 0 है तब क्या होगा, यहां पर लिखी हुई चीज एक बार एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, फिर वो वापस चेक करेगा कि आई की वैल्यू अभी लेस देन 10 है, हाँ जी ठीक है, और उसको प्लस 1 किया था तो उसकी वैल्यू 1 होगी थी, तो लेस देन 10 है, ये लूप फिर से चलेगी, 2 फिर से चलेगी। जैसे ही वैल्यू 9 हो जाएगी, आई लेस देन 10 है, मतलब जो 9 है हमारा वो लेस देन 10 है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या करेगा, फिर से एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी उस टाइम ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी, क्यों, 10 इज नॉट लेस देन 10, 10 उसके बराबर है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब ये चीज हो जाएगी आपकी जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी, इसमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैं अभी यहाँ से वाइल को हटा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अब हम फॉर लूप लगाएंगे, तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फॉर। अब देखो मैं i इज इक्वल टू 0 लिखा, अब यहाँ पर एक एरर अराइज होगा, आप देखोगे किस तरह से, i इज लेस देन, मैं मान लो 15 मान लेता हूँ, i इज लेस देन 15, देन i प्लस प्लस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वैल्यू 1 से प्लस होगी,
और मैंने फॉर लूप लिख दिया और मैं इसमें लिख रहा हूँ कोई भी चीज़ लिख लेते हैं। मैं ऐसा करते हैं शुरू में इसको लेस देन 5 रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ सीरियल डॉट प्रिंट हेलो एंड ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 बार ये चीज़ प्रिंट होगी, उसके बाद वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। मैंने कहीं पे ब्रेक यूज़ नहीं करी। वाइल में क्या हो रहा था कि वाइल में वो ऑटोमेटिकली खुद से बाहर नहीं आ रहा था, हमें ब्रेक करके उसको बाहर लाना पड़ रहा था। अब देखो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। पहले मैंने क्लियर कर लिया सीरियल मॉनिटर। यहाँ पे एरर क्या आया? एरर आया आई वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, ठीक है, क्योंकि मैंने आई कहीं पे डिक्लेयर नहीं करा, बट मैं आई यूज कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आई भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, कॉमा आई मैंने कर दिया। अब ये एरर नहीं है, ठीक है, एरर नहीं आया। सीरियल मॉनिटर पे चलते हैं, स्टॉप से मैच करते हैं, थोड़ी सी इसकी डिले देते हैं, अदरवाइज ये डायरेक्ट हमें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे 500 की डिले दे देते हैं और यहाँ पर एलन यूज स्टार्ट से देखो 1 2 3 4 5 टाइम हेलो प्रिंट हो रहा है, फिर आई एम इन लूप प्रिंट हो रहा है। 5 टाइम हेलो प्रिंट होगा, फिर आई एम इन लूप प्रिंट होगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, 5 बार ये टास्क हो रहा है, 5 बार यही चीज रिपीट हो रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ये चीज एक बार रिपीट हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आप लिमिटेड टाइम के लिए रिपीट करना चाहते हो, लिमिटेड काउंटिंग के लिए रिपीट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, फॉर लूप का यूज करोगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी। तो ये मतलब कि इन्फिनिटी है, तो मतलब ये चलता तो रहेगा। मैं मतलब कि ये करना हो तो जो है 5 बार चल हेलो लिखा गया, उसके बाद बंद ही करते थे उसको। नहीं नहीं, जो अच्छा ठीक है, आपका डाउट मैं समझ गया। अगर मानो मैं यहाँ से इसको कट करके क्लियर कर देता हूँ और मैं वॉइड सेटअप में लेके जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वॉइड सेटअप जैसे ही मेरी चीज एग्जीक्यूट हो, 5 बार पहले हेलो लिखा जाए, ठीक है, उसके बाद जो भी वॉइड लूप में काम है वो हो। अब आप देखोगे तो शुरू में 5 बार हेलो लिखा जाएगा सबसे पहले, 1 2 3 4 5। अब आई एम इन लूप रहेगा, अब कभी भी वो हेलो प्रिंट नहीं होगा। तो फॉर लूप ऐसी लूप है कि कहीं पर अगर आपको जरूरत पड़ती है 5 बार किसी चीज को प्रिंट करने की, 10 बार प्रिंट करने की, लिमिटेड आपके पास कोई वैल्यू है कि आप इतने टाइम के लिए इस चीज को प्रिंट करना चाहते हो या इतने टाइम के लिए किसी टास्क को करना चाह रहे हो, तब आप इस चीज को यूज कर सकते हो। आपको मैं सर एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, आपके पास एक बटन है, ठीक है, उस बटन से क्या होता है कि मान लो यहां पर एक मोटर लगी हुई है, ठीक, और यहां पर मेरे पास एक इस तरह की कोई शाफ्ट है। जितनी बार इस मैं बटन को प्रेस करता हूं, ये शाफ्ट सिर्फ एक बार मूव करती है, इतना सा मूव करती है। मान लेते हैं हम ये 5 डिग्री मूव करती है, ठीक है। एक बार बटन को फिर प्रेस करूंगा, 5 डिग्री फिर मूव करेगी। मैंने आपको कहा कि ऐसा प्रोग्राम बनाओ ये क्या करे, 30 डिग्री मूव कर जाए एक बार बटन प्रेस करने पे। आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इफ SW इज इक्वल टू 1। अगर किसी ने प्रेस करा तो इफ के अंदर आप क्या लगा दोगे, फॉर लूप। आप फॉर लूप में लिखोगे i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4, देन i प्लस प्लस, और यहां पर आप क्या करोगे, मोटर मूव। अब मोटर एक बार मूव करने पे 5 डिग्री मूव करती थी, ठीक है, तो 4 बारी मूव करेगी तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमें तो 30 करना था, सॉरी, तो हम यहाँ पे कितना यूज करेंगे, 6 यूज करेंगे। तो ये 6 टाइम ऑटोमेटिकली मूव करेगी एक बार स्विच प्रेस करने पे। समझ गए? आप चाहते थे कि आपका जो एक टास्क है, जो टास्क एक बार हो रहा है उसको आप 5 बारी करना चाह रहे हो, 10 बारी करना चाह रहे हो, तब वो चीज ये होगी। ठीक, समझ गए कि कहां पर यूज कर सकते हैं, इफ के कॉम्बिनेशन में। यस सर। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि फॉर लूप का सिंटेक्स किस तरह से यूज होता है, व्हाइल का किस तरह से सिंटेक्स यूज होता है।
जब आप लॉजिक्स बनाओगे ना तब ये इस तरह से चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी, आपको इस तरह से चीजें करनी पड़ेंगी। और तो ये था आज के हमारे 2 टॉपिक्स थे जो जिनमें हमने फॉर लूप और व्हाइल लूप के बारे में स्टडी करा। ठीक है, अब टास्क क्या आ गया हमारे पास, एक टास्क ये हमने कर लिया हुआ है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने करे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर करे थे, बूलियन ऑपरेटर भी हमने देखे थे, देन हमने मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने बताया था। अब हमारे पास आती है रिले। ठीक है, जो लोग इलेक्ट्रिकल साइड से हैं वो रिले के बारे में जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो भी इस क्लास में जान जाएंगे। ठीक है, तो रिले हमारे पास किस तरह से, रिले रिले इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच। ठीक है, सो रिले इज एन इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड स्विच। तो ये क्या, एक टाइप का स्विच है। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इनपुट टर्मिनल्स फॉर अ सिंगल और मल्टीपल कंट्रोल सिग्नल्स एंड सेट ऑफ operating contact terminals. The switch may have number of contacts in multiple contact forms such as make contacts, break contacts or combination of thereof. So रिले को आप इस तरह से समझो कि रिले हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है, ये वाला रिले हमारे पास एसएसटी फॉर्मेट में भी आती है जिसमें कहते हैं सॉलिड स्टेट रिले, वो बात की बात है। अभी हम सिर्फ मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले पे देखेंगे। तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक कॉइल को इस तरह से रिवॉल्व करें और उसके अंदर एक आयरन रॉड रख दें तो वो चीज़ क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। ये चीज़ तो पढ़ी है, 12th में सभी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। ठीक, और अगर मैं यहाँ पे मानो स्विच भी लगा दूँ तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो मैग्नेट बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को रिले में यूज किया गया था। अब रिले में क्या होता है, बाद में यहाँ पर 3 टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स तो इसके यहाँ पर आ गए, एक टर्मिनल यहाँ पर और एक टर्मिनल यहाँ पर, जिससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन ऑफ करना है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है, हमारे पास 2 टर्मिनल्स रहते हैं, यहाँ पर रहता है ये जो मैंने यहाँ पर एरो बनाया, ये एरो फ्लेक्सिबल रहता है, यहाँ पर लगा होता है स्प्रिंग। वो स्प्रिंग क्या करता है, इसको हमेशा इस पे रखता है, इस वाले कॉन्टेक्ट्स के साथ कनेक्ट करके रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मली कनेक्टेड है, और इसका क्या मतलब हुआ, मेन, जिसको हम ये कॉमन टर्मिनल भी कह सकते हैं, कॉमन टर्मिनल इसको कह सकते हो। ये एनसी आ गया, ये कॉमन आ गया, और ये कौन सा आ गया, नॉर्मली ओपन। जो नॉर्मली ओपन रहता है, तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन होगा, ये जो आपकी एरो था, ये एरो यहाँ पर आ जाएगा और कनेक्शन एनओ के पास आ जाएगा और एनसी से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो ये है फंडामेंटल एक रिले का ऑपरेट होने का। किस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये जो बैटरी और जो स्विच लगाया हुआ ना, ये ए और बी से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं, और ये कॉमन टर्मिनल है जो हमेशा कनेक्ट रहता है। नॉर्मली ओपन कंडीशन में ये यहाँ पर रहेगा, और जब नॉर्मली कनेक्टेड कंडीशन में यहाँ पर कनेक्ट रहता है। ठीक है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मली ओपन के पास शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या समझ सकते हो कि वैसे स्विच को प्रेस कर रहे हैं तो ये क्या होता है, देखो ये वाला स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग अपनी साइड इसको खींच के रखता है, और ये वाली कौन सा टर्मिनल है, ये नॉर्मली ओपन टर्मिनल है, और इस पे ये कब कनेक्ट होता है, जब आप स्विच को कनेक्ट करोगे तब ये स्विच के साथ कनेक्ट, मतलब हमारे कॉमन टर्मिनल से सप्लाई आउटपुट करेगा। और रिले आपको कुछ, अगर आप रिले बोर्ड यूज कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह की रिलेज दिखेंगी जिसमें आपके पास मल्टीपल रिलेज अटैच होंगी। तो यहाँ पर इस तरह के मॉड्यूल्स में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको ये स्क्रू कनेक्टर मिल रहे हैं। तो इसमें से एक टर्मिनल आपका कॉमन होगा, एक आपका एनओ होगा और एक एनसी होगा। इसी तरह से इसमें से कॉमन होगा, एक एनओ रहेगा और एक एनसी। ठीक है, इसी तरह से चारों के टर्मिनल्स रहेंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या आया, टर्मिनल पहला वीसीसी, और ये है हमारा ग्राउंड, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्नल्स। तो ये बोर्ड में इन्होंने ऑप्टो कपलर की हेल्प से ये पूरा बोर्ड डिजाइन करा, बट अब इसमें हम मूव नहीं करेंगे। बट हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ रिले कार्ड, या जिसे कह सकते हैं रिले बोर्ड, वो अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे, जितने आपको एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का रिले कार्ड आपको यूज करना है। ये कुछ हमारे पास और ज़्यादा रिलेज हैं। देन आर्डिनो के साथ हम कनेक्शन इसका कर सकते हैं, आर्डिनो से इस बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब ज़रूरत आती है कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम डायरेक्ट कोडिंग पे आए, कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं।
सबसे पहले जो एक रिले है ये हमारा एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। सो जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो डिजिटल पिन पे कनेक्ट करेंगे और उस पिन को क्या करेंगे, आउटपुट बनाएंगे आगे। एक इंफॉर्मेशन हमें ये मिल गई। देन हमारे पास अगली कंडीशन क्या है, अगर हम रिले को ड्रॉ करना चाहते हैं, यहाँ पर हम स्विच लगा रहे थे, यहाँ पर बैटरी थी, नॉर्मली कनेक्टेड, नॉर्मली ओपन, ये हमारे पास आ गया। और रिले क्या होती है, इस चीज़ का पूरा पैक होती है। तो एक टर्मिनल आपको यहाँ पर मिलेगा, ए टर्मिनल और बी टर्मिनल और NO NC और कॉमन, ये टर्मिनल आपको इस तरह से बाहर दिखेंगे। 5 टर्मिनल की ये डिवाइस होती है। अब मानो मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ, मैं इसी रिले को अपने आर्डिनो के साथ यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से यूज़ करूँगा। हम एक आर्डिनो लेंगे, पिन नंबर 8 लेंगे, कोई भी पिन ले सकते हैं डिजिटल पिन। देन हम मैंने क्या करा, मैंने रिले का ए टर्मिनल आर्डिनो के साथ कनेक्ट करा और दूसरे टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। देखो ये इंडक्टर है, इंडक्टर का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, आप किसी भी टर्मिनल को कनेक्ट कर सकते हो, दूसरे को आपको ग्राउंड करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, अगर ये ग्राउंड बन गया तो मैं जब इस रिले को ऑन करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, हाई सिग्नल सेंड करूँगा, ठीक है। अगर रिले को ऑफ करना चाहूँगा तो लो सिग्नल सेंड करूँगा। सिंपल है, जैसे हम एलईडी के लिए कर रहे थे वही बिल्कुल सेम फंडा है। अब बात आती है कि रिले को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, मतलब ये आउटपुट डिवाइस तो है बट ये है क्या, ये एक आउटपुट ड्राइविंग डिवाइस है। ड्राइव किस तरह से, अब मानो आप यूज़ करना चाहते हो, घर में आपकी कितनी वोल्ट आती है, 220 वोल्ट आती है, और कितनी आती है, AC वोल्टेज आती है 220 वोल्ट AC 50 हर्ट्ज की साइकिल के साथ, ठीक है। अब मानो आपके घर में एक बल्ब लगा हुआ है और उस बल्ब को आप कंट्रोल करना चाहते हो आर्डिनो के साथ। अब आर्डिनो चलता है आपका 5 वोल्ट पे, ठीक है, ये बल्ब चलता है 220 वोल्ट पे। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप 5 वोल्ट से आप 220 के बल्ब को डायरेक्ट कनेक्ट करोगे, जैसे हमने एलईडी कनेक्ट करी, उसकी तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट अलग है, करंट रिक्वायरमेंट अलग है। तो उस चीज़ को ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं, रिले यूज़ करते हैं। अब घरों में जितने भी आपके कॉलेज में प्रोजेक्ट बनते हैं होम ऑटोमेशन के लिए, तो उसमें हम रिले यूज़ करते हैं। अभी आप चाहे इस फैन, इसकी जगह फैन यूज़ कर लो, कूलर यूज़ कर लो, AC यूज़ कर लो, कब AC ऑन करना है, कब AC ऑफ करना है, सारी चीज़ें आपका आर्डिनो डिसाइड करेगा। जस्ट आपको एक रिले यूज़ करना है। रिले किस तरह से यूज़ करेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल को हम डायरेक्ट लगा देंगे जो हमारे पास 220 वोल्ट आती है, दूसरे टर्मिनल को हम यहाँ पर नॉर्मली ओपन से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और कॉमन टर्मिनल को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो बड़ी नॉर्मल सी कंडीशन में जब मेरा आर्डिनो ऑफ है और आर्डिनो यहाँ से लो सिग्नल सेंड कर रहा है, तो यहाँ पर भी लो है, यहाँ पर भी लो है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन नहीं हुआ, तो ये जो चीज़ है यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगी। तो अभी हमारे पास देखो सर्किट कंप्लीट नहीं, ठीक है, लाइट नहीं चलेगी। जैसे ही आप आर्डिनो से कमांड करोगे हाई सिग्नल, ये क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगी और करंट जो आपका है यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट कर जाएगा और आपकी लाइट चल जाएगी। तो ये बेसिक यूज है रिले का कि किस तरह से हम एक हाई वोल्टेज डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं अपने माइक्रो कंट्रोलर या आर्डिनो के साथ, ठीक है। अब आपको चाहे इसके साथ AC मोटर यूज करनी है, 440 वोल्ट वाली मोटर यूज करनी है, आप किसी भी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। किस तरह से, अपने आर्डिनो के साथ में। अब आर्डिनो इनपुट कहाँ से लेगा, हो सकता है आप सेंसर यूज कर लो। अब जैसे मैंने आपको गेट वाला एग्जांपल बताया था कि जो मॉल का गेट है ऑटोमेटिक ओपन होता है, सेंसर से इनपुट लेता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो मोटर लगी है वहाँ पे 5 वोल्ट वाली मोटर होगी, हो सकता है वो 48 वोल्ट वाली मोटर हो। तो जरूरी नहीं सिर्फ AC सप्लाई, हम इस AC सप्लाई की जगह हाई वोल्टेज जैसे 48 वोल्ट पे चलने वाली मोटर भी यूज कर सकते थे, ठीक है, उसको हम रिले के थ्रू कनेक्शन दे देते इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे इस कॉइल को आर्डिनो के साथ कनेक्ट करते थे। तो रिले का मल्टीपल यूज है हमारे पास, हम किसी भी डिवाइस को उसके साथ कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इन केस आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो आपकी सिर्फ रिले खराब होगी, यहाँ पर और यहाँ पे कोई भी फिजिकल कनेक्शन नहीं है रिले के बीच में, ठीक है। तो
आपका जो आर्डिनो का बोर्ड है उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन केस कोई भी शॉर्ट सर्किट या किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर हमारे पास मेजर पावर सप्लाई में आती है या हमारे पास जो बड़ी पावर सप्लाई है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारा आर्डिनो का बोर्ड खराब नहीं होगा। ठीक है, तो एक टाइप की आइसोलेशन भी वहां से प्रोवाइड होगी। ओके, मेरी आवाज आ रही है कि कनेक्शन वीक तो नहीं हो गया, मतलब ब्रेक तो नहीं हो गया हुआ? नो सर आ रही है। ओके ठीक है, तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट रन कर लेते हैं। ये हमारी आ गई, ये हमारा आर्डिनो आ गया। देन हम यहाँ से चूज करेंगे रिले, सर्च कर लेते हैं RE। हमने रिले यहाँ पर प्लेस कर दी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके टर्मिनल्स को। तो देखो टर्मिनल्स में जैसे मैं कर्सर लेके जाऊंगा, अरे आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे आपको कॉइल दिख रही है तो कॉइल बीच में दिख रही है, तो कॉइल हमारे पास ये है टर्मिनल 5 और टर्मिनल 8 पे। ये आपको दिख रहा है टर्मिनल कौन सा, कॉमन टर्मिनल। ये टर्मिनल 1 हमारा 1 और 2 आपस में कॉमन है, तो ये टर्मिनल कॉमन है। और ये वो कौन सा है, नॉर्मली कनेक्टेड, ये नॉर्मली कनेक्टेड है। और यहाँ से ये कौन सा है, नॉर्मली ओपन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस रिले को यूज करके हम एक हाई वोल्टेज सर्किट को ऑपरेट करेंगे। किस तरह से, मानो मैं यूज करना चाहता हूँ 9 वोल्ट, और 9 वोल्ट के साथ हम यूज करना चाहेंगे मोटर, यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, मैंने यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल को मैं रिले के थ्रू कनेक्ट करूंगा। रिले के थ्रू कहाँ पर, यहाँ से मैं कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट करूंगा। देखो कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट हो गया, और यहाँ से ये वाला टर्मिनल कौन सा है, नॉर्मली क्लोज है, तो मैं नॉर्मली ओपन से यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ, देखो मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, मोटर नहीं चल रही, क्यों, क्योंकि ये टर्मिनल आपस में भी कनेक्टेड नहीं है। बट अगर मैं इस कनेक्शन को पहले ही नॉर्मली क्लोज पे कनेक्ट कर दूं, तब तो कनेक्शन है उसका, ऑन करूंगा तो मोटर चल जाएगी। देखो मोटर रोटेट कर रही है। ठीक, तो मुझे कौन सा टर्मिनल यूज करना है, मुझे टर्मिनल यूज करना है नॉर्मली ओपन वाला, क्योंकि अब मैं रिले को कंट्रोल करूंगा अपने आर्डिनो के थ्रू। तो आर्डिनो के थ्रू कंट्रोल करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि आप एक टर्मिनल को पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर दो। ठीक है, हमने कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा उसका जो टर्मिनल था उसको हम कनेक्ट कर देंगे ग्राउंड के साथ। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले सीरियल बिगिन के बाद हम क्या करेंगे, एक जो हमारी पिन नंबर 8 है उसको आउटपुट बना लेंगे, पिन मोड 8 कॉमा आउटपुट। ओके, देन वाइड लूप में आके मैं क्या करता हूँ, डिजिटल डिजिटल राइट पिन नंबर 8 कॉमा हाई। मैंने इसको ऑन करा, स्टार्ट सिमुलेशन करेंगे, सीरियल मॉनिटर ऑन करेंगे, क्लियर करा। देखो पहली बार 5 बार हेलो प्रिंट होगा जो वॉइड सेटअप में था। अब हमारी मोटर चलना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लो करके देख लेता हूँ, एलईडी की तरह बिल्कुल बेसिक।
मैं तभी कहा था कि अगर आप एलईडी वाला प्रोग्राम और स्विच वाला प्रोग्राम बड़े अच्छे से कर लेते हो तो जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं आप बड़े आराम से यूज़ कर पाओगे। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को कनेक्शन किस तरह से करने हैं और इसका पर्पस क्या है, किस तरह से मैं लॉजिक क्रिएट करूँ। अब देखो ये नहीं चलेगा। सर ये जो एनसी का गया हाँ जी, हाँ जी, आप कह रहे हो एनसी का कहाँ नॉर्मली कनेक्टेड ये है, ये देखो। अब जैसे ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से इस सिग्नल को हाई कर देता तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कोड क्लोज करा, अभी देखना कुछ टाइम के बाद ये देखो यहाँ पे स्विच शिफ्ट हो गया नॉर्मली कनेक्टेड पे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ से हाई सिग्नल सेंड करा और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन हो गया, वो नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज की तरफ चला गया। ओके, चलो ठीक है, फिर आज की क्लास से हम यही करने वाले थे। अब इसके ऊपर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट है तो मैं आपको प्रोजेक्ट पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। बाकी आज मैं आपके लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स आए थे मेरे पास उनको वेरीफाई कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी कि उन्होंने उनके नाम लिस्ट में नहीं है। तो देखो इस तरह से था, जो अंडर गवर्नमेंट की स्कीम जो आप लोगों ने एडमिशन ली हुई है, जो स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी से, उनके लिए तो कोर्स फ्री था। बाकी स्टूडेंट्स को, जनरल ओबीसी स्टूडेंट्स को फीस पे करनी है, ठीक है। 2500 इसकी फीस थी कोर्स की, तो वो पे करनी है, तब उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। सो मैं अभी बता दूंगा, जिसने मेरे पास क्वेरी की है उनको मैं रिप्लाई कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। चलो ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं। सर जिसके डॉक्यूमेंट सही जो आपने भेजे थे फिर तो भेजने की जरूरत नहीं है जी आपके पास? नहीं, वापस डॉक्यूमेंट भेजने की कोई जरूरत है, डॉक्यूमेंट मेरे पास है। अगर मैं खुद बोलूँगा किस बच्चे को कि इसके डॉक्यूमेंट वापस चाहिए, अगर किसी का क्लियर नहीं आया फोटो, तब मैं रिप्लाई ठीक है करूँगा, मैं खुद बता दूँगा। Thank you, sir. ओके ओके, थैंक यू सर।